नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की वरिष्ठ महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का रास्ता साफ कर दिया। वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 के प्रथम अनुपूरक बजट में इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बजट पारित होने के बाद सरकार योजना लागू करेगी। इससे वरिष्ठ महिलाओं को इलाज, धार्मिक और पारिवारिक कार्यों के लिए आर्थिक राहत मिलेगी। वहीं ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए और बस अड्डों के निर्माण व यात्री सुविधाओं के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी संहिता 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों के वेतन और श्रमिक अधिकारों में बड़े बदलाव होंगे। नई व्यवस्था के तहत न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन देना प्रतिबंधित होगा। नौकरी छोड़ने या सेवा समाप्त होने पर 2 दिन के भीतर बकाया भुगतान करना अनिवार्य होगा। ओवरटाइम पर सामान्य मजदूरी की दोगुनी दर से भुगतान मिलेगा और महिला पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। साथ ही वेतन का कम से कम 50% बेसिक पे होगा। सरकार का कहना है कि इससे श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक हितों को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 के लिए अनुपूरक बजट में 241.31 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन के निर्माण के लिए 109.98 करोड़ रुपए, ग्राम सचिवालयों में आधार सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए 70 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री ग्राम सौर योजना के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकार का उद्देश्य पंचायतों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना, ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना और गांवों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15,613 आंगनबाड़ी केंद्रों को 15 अगस्त तक परिषदीय विद्यालय परिसरों में स्थानांतरित करने का अभियान तेज कर दिया है। ये वे केंद्र हैं जो प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों से 200 मीटर के दायरे में स्थित हैं और गैर विभागीय भवनों में संचालित हो रहे हैं। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को मिशन मोड में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विद्यालय परिसर में संचालित होने के बाद इन केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बेहतर प्रारंभिक शिक्षा और गतिविधि आधारित सीखने का वातावरण मिल सके। उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब सख्ती बढ़ेगी। विधानसभा से उत्तर प्रदेश दंड विधि विधेयक 2026 पारित होने के बाद नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर केवल चालान ही नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई भी होगी। सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उठाया है। पहले कई मामलों में जुर्माना न भरने पर प्रकरण स्वतः समाप्त हो जाता था, लेकिन अब ऐसी राहत नहीं मिलेगी। सरकार का कहना है कि नए प्रावधानों से यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय और निजी ITI में सत्र 2026 से 2027 के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त से बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अब 7 अगस्त रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे सुधारने के लिए 48 घंटे का अतिरिक्त समय भी मिलेगा। ये सुविधा राजकीय, निजी, PPP मॉडल और टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से संचालित संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों पर लागू होगी। आवेदन शुल्क सामान्य OBC के लिए 300 रुपये, SC ST के लिए 250 रुपये और सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये निर्धारित है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय 8 सितंबर को विश्वविद्यालय परिसर में यूपी स्टार्टअप समिट 3.0 का आयोजन करेगा। समिट में देश भर के स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स, निवेशक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी नवाचार व निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 16 अगस्त तक पंजीकरण किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजों को अपने इनक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप टीमों के साथ भाग लेने के निर्देश दिए हैं। आयोजन का उद्देश्य प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना और नए निवेश व सहयोग के अवसर उपलब्ध कराना है। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने की मांग एक बार फिर चर्चा में है। राजस्व परिषद ने जिला प्रशासन से इस संबंध में विस्तृत और औचित्यपूर्ण रिपोर्ट मांगी है। जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नाम परिवर्तन का अनुरोध किया था। इससे पहले वर्ष 2021 में जिला पंचायत बोर्ड ने भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार पिछले लगभग 600 वर्षों में शहर का नाम कोल मोहम्मदगढ़, साबितगढ़, रामगढ़ और अलीगढ़ रहा है। अब शासन की रिपोर्ट के बाद इस प्रस्ताव पर आगे निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री महेश त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर कानपुर नगर को कानपुर उत्तर और
कानपुर दक्षिण 2 जिलों में विभाजित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होगी, कानून व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को सरकारी सेवाएं तेजी से मिल सकेंगी। विधायक ने जूही अंडरपास से अफीम कोठी तक ROB निर्माण, नौबस्ता के 100 बेड अस्पताल का जल्द लोकार्पण और गोविंद नगर मार्केट को हजरतगंज की तर्ज पर विकसित करने का भी प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुजफ्फरनगर में सावन की कांवड़ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों से सजी एक अनोखी कांवड़ चर्चा का विषय बनी हुई है। बुलंदशहर के शिव भक्त नीरज अपने साथियों के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा कर रहे हैं। यात्रा में समीर नाम का एक मुस्लिम युवक भी शामिल है, जिसने बताया कि वह पहली बार कांवड़ यात्रा कर रहा है। नीरज ने बताया कि मोदी और योगी की तस्वीरें उनकी व्यक्तिगत आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। कांवड़ पर गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रस्तावित 4 दिवसीय मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे के बीच तीसरे दिन ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार की ओर से पेश किए गए 59,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुपूरक बजट पर चर्चा नहीं हो सकी। सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सदन की कार्रवाई बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के रवैये से युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा प्रभावित हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि आउटसोर्सिंग आयोग गठन और विभिन्न मानदेय बढ़ाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 से 13 अगस्त 2026 तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का शुभारंभ करेंगे। 3 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में स्वच्छ ऊर्जा, बायो एनर्जी और हरित प्रौद्योगिकी पर मंथन होगा। सम्मेलन में 120 से अधिक वक्ता, 150 से अधिक प्रदर्शक, 1000 प्रतिनिधि और लगभग 15,000 व्यावसायिक आगंतुकों के शामिल होने की संभावना है। राज्य सरकार का उद्देश्य बायो एनर्जी क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और उत्तर प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा एवं हरित उद्योगों का अग्रणी केंद्र बनाना है। उत्तर प्रदेश के दतिया उपचुनाव के नतीजों के बाद बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक रणनीति को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। चुनाव में जीत भले ही नहीं मिली, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती राजनीतिक मौजूदगी और दलित बहुजन वोटों पर उनके प्रभाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विश्लेषण में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश के बाहर बीएसपी के पारंपरिक कैडर का एक हिस्सा आजाद समाज पार्टी की ओर आकर्षित होता दिख रहा है। पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले संभावित गठबंधन और बीएसपी की रणनीति पर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हुई हैं। खबर मेरठ से, जहां मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय में सत्र 2026 से 2027 के पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 11 अगस्त 2026 कर दी गई है। अभ्यर्थी अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कोचिंग तथा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय का उद्देश्य युवाओं को विश्व स्तरीय खेल शिक्षा देकर कुशल कोच, खेल विशेषज्ञ और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तैयार करना है। कुलपति ने अभ्यर्थियों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है। और भारतीय मौसम विभाग ने 6 अगस्त को उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तर भारत के 12 राज्यों और कई जिलों में तेज बारिश, आंधी तथा वज्रपात की संभावना जताई गई है। कुछ क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और अचानक बाढ़, जबकि मैदानी इलाकों में जलभराव का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और यात्रा से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर देखने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।